Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure, BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स देखे हैं जहां पे हमने बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, देन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग सीख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। जब तक आपको फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में नहीं आएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपके लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक, राइट, जहां पे एक ऑपरेटर को दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट मीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये ऑपरेटर कौन सा? जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, इनको दो या उससे ज्यादा या फिर पहले से एग्जिस्टिंग मीनिंग की जगह कोई नई मीनिंग प्रोवाइड करना। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हो। फ्रेंड्स, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी की बात करूं तो सी में प्लस ऑपरेटर की मदद से आप नॉर्मल इंटीजर्स को भी ऐड कर सकते हो, एट द सेम टाइम फ्लोटिंग नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। तो ये दो डिफरेंट डेटा टाइप पे वर्क कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप एस्ट्रिक सिंबल को ध्यान से देखो तो उसका इस्तेमाल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है और एट द सेम टाइम पॉइंटर में वो वैल्यू एट ऑपरेटर की तरह भी काम करता है। तो फ्रेंड, दोनों ही एग्जांपल्स में ऑपरेटर सेम है बट वो मल्टीपल वर्क परफॉर्म कर रहा है। इसी को कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें तो ये हमें क्लियर कर देगा कि हमें C++ में इसकी क्या जरूरत है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये हम सबको पता है। टेक्निक विच अलाउज अस, अब देखो ये कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक है जो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। पहले से एग्जिस्टिंग ऑपरेटर के मीनिंग को रीडिफाइन करो ताकि वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे काम कर सके। बात समझ में आ रही है? यानी अभी तक जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप पे काम कर रहा था वही काम मुझे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे कराना है। दैट इज स्ट्रक्चर, क्लास, देयर यू आर। यानी क्लास के अंदर प्रेजेंट दो या एक सिंपल वेरिएबल को दो ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कराना और बाद में उस ऑब्जेक्ट का एडिशन परफॉर्म करना या उस ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना। फ्रेंड्स, अगर हम ये क्लास डायरेक्ट डिक्लेयर कर ले और वहां पे a इंटू बी करे तो पॉसिबली ये मशीन मुझे एरर देगी, राइट? क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का मेथड नहीं दिया है। अगर मैं क्लास के अंदर ऑपरेटर को ओवरलोड डिक्लेयर करना चाहूं तो कैसे करूंगा? तो उसका लॉजिक है, आपको उसको सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले डिफाइन करो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद याद रखो कि आपको ऑपरेटर कीवर्ड यूज करना है और देन आप डिफाइन कर सकते हो उस ऑपरेटर का नाम, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो आई रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड देन मल्टीप्लाई साइन। अगर मुझे कोई पैरामीटर्स पास करने तो राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर्स और उसके बाद उसकी डेफिनेशन। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक बात ध्यान रखनी है कि ऑपरेटर कीवर्ड प्रीसीड करता है किसी भी ऑपरेटर को, राइट? इसके दो टाइप्स हैं, या तो आप यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करोगे या तो आप बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करोगे। बाइनरी ऑपरेटर्स ओवरलोड करने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप मेंबर फंक्शन से कर सकते हो या तो फ्रेंड फंक्शन से। अगर आप मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हो तो बाइनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होगा, लेकिन अगर आप फ्रेंड फंक्शन यूज कर रहे हो तो दो पैरामीटर पास होंगे। वेरी सिंपल रीजन फ्रेंड क्लास के बाहर दोनों ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट एज अ पैरामीटर पास करा लेगा। क्यों? बिकॉज फ्रेंड के लिए कोई कॉलर ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता, जबकि मेंबर फंक्शन के केस में एक एज अ पैरामीटर जाएगा और दूसरा उस फंक्शन को कॉल कराएगा। सिमिलरली जब आप यूनरी ऑपरेटर की बात करोगे तो उसमें मेंबर फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता, जबकि फ्रेंड फंक्शन में हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। अब यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर क्लियर होंगे। बाइनरी ऑपरेटर के केस में आपको दो ऑपरेंड्स पास करने होते हैं एक ऑपरेटर के साथ, a प्लस बी। यहां पे प्लस किसका रोल प्ले कर रहा है? बाइनरी ऑपरेटर का, इसलिए हमें कितने ऑपरेंड्स दिख रहे हैं? दो, a एंड b। सिमिलरली अगर मैं यूनरी की बात करूं तो माइनस a इज द सिंगल ऑपरेंड लेकिन उसके साथ माइनस साइन है। क्लियर हुआ?
तो यूनियनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर क्लियर, उसको मेंबर फंक्शन के साथ यूज करने के लिए एक ट्रिक क्लियर, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं। अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये जो स्क्रीन आपके सामने है, इनमें से किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो, क्लियर। तो क्या ऐसे भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते? देयर आर सम ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, पहचानते होगे आप, होप। सबसे पहले कौन है, डॉट ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। दूसरा कौन है, डॉट एस्ट्रिक साइन, जिसे हम कहते हैं पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर भी जिसे कहा जाता है, देन साइज ऑफ। इनमें से किसी भी ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। अब ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते, ये आपको फाइंड करना है। अगर आप ना ढूंढ पाओ तो आप मुझे पूछ सकते हो, हम दूसरे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के एग्जांपल में इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन रूल इज वेरी क्लियर, आप मुझे पूछोगे तो ही मैं इसका आंसर दूंगा, राइट। चलो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम सीधे सीधे चले जाते हैं टर्बो सी के पास, और यहां पे एक सिंपल सी न्यू फाइल ले लेते हैं, राइट। हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, तो फाइल में चलते हैं, फाइल को सेव करते हैं और इसका नाम रख देते हैं OPR_OVD, राइट, .cpp, क्लियर। नाउ प्रोवाइड हेडर फाइल्स, preprocessor include class, inside class A, what we will do, will create a variable, पब्लिक लेते हैं ताकि क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो, इंटीजर A। अब इसी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर हमारे लिए इस a की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन a इज इक्वल टू 10, टेम्परेरी हमने a की वैल्यू 10 रख ली। अब इतना तो हमें क्लियर है प्रीवियस वीडियोस से कि जब कभी भी इस क्लास a का ऑब्जेक्ट बनेगा तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 10 इनिशियलाइज हो जाएगी, राइट। अब हम चलते हैं वॉइड मेन के पास। इनसाइड वॉइड मेन जस्ट एज्यूम करो, अगर मैं लिखता हूं a स्पेस x कॉमा y, यानी x और y दो वेरिएबल्स बन गए मेरे, किसके, क्लास डेटा टाइप के। देखो यानी आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, इंस्टेंस ऑफ द क्लास भी बोल सकते हो, बट जिस तरह से आप नॉर्मल इंटीजर एक्स वाई को ऐड करते थे, क्या आप इन्हें ऐड कर पाओगे? तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि हमने तीन वेरिएबल्स बनाए एक्स वाई जेड, यानी तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए। अब मैं बोलता हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी z की वैल्यू x और y का एडिशन होना चाहिए। अब कोई सोच रहा होगा सर ये x और y का एडिशन क्या करेगा, x के पास a की वैल्यू है 10 और y के पास a की वैल्यू है 10, तो इनकी वैल्यू 20 आनी चाहिए। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इट विल गिव मी एन एरर। अब देखो दूसरी एरर साइड पे छोड़ दो, पहले रीड करो। लाइन नंबर 14 में इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन है, मतलब जब आप x प्लस वाई परफॉर्म कर रहे हो तो मशीन बोल रहा है कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, वाई, बिकॉज ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मैं यही तो आपको डे 1 से कह रहा हूं, बिगिनिंग से कह रहा हूं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे भी प्लस ऑपरेटर वर्क करे उसके लिए मुझे उसे ओवरलोड करना पड़ेगा। कोई भी प्री डिफाइंड ऑपरेटर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा, आपको कोई ना कोई कोड ऑफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं वापस यहां आता हूं और मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूं। फ्रेंड्स ये सिंपल सा फंक्शन ही आगे चल के आपके लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम करने वाला है। मुझे एक्स और वाई को ऐड ही तो करना था, तो मैं सिंपली लिख दूं ऐड और y एज अ पैरामीटर। देखो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बिगनिंग में कहा कि जब आप मेंबर फंक्शन यूज करोगे तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक ऑपरेंड एज अ पैरामीटर आएगा। तो अब मैं यहां पे बोल देता हूं कि भाई क्लास A के लिए एक k नाम का वेरिएबल फ्यूचर में पैरामीटर में आने वाला है, और इनसाइड दिस मैं ऐसा बोलूं
ए इज इक्वल टू, यानी जो हमारा करंट ए है उसकी वैल्यू ए प्लस के डॉट ए होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, के अंदर जो ए की वैल्यू रहेगी, के ऑब्जेक्ट के पास ए की जो वैल्यू रहेगी वो किसको मिल जाएगी, इस पर्टिकुलर के डॉट ए को, और जो ऑब्जेक्ट कॉल करा रहा होगा उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला है एक्स डॉट एड, तो ए की वैल्यू यानी एक्स डॉट ए की वैल्यू यहां पे होगी, इनकी एडिशन होकर किस में जाएगा, ए के पास। चलो करके देखते हैं। अब अगर मैं यहां पे लिखूं एक्स डॉट एड और इसमें y एज अ पैरामीटर पास कर दूं, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों ही डेटा पब्लिक हैं, तो हम लिखते हैं सी आउट x डॉट ए, यानी x डॉट ए की जो भी वैल्यू हम यहां पे चेक करेंगे, और फिर यहां पे लेते हैं गेट सी एच, और इसके पहले लेते हैं क्लियर स्क्रीन। डन। चलो x और y दो ही यूज हो रहे हैं, z के पास भी जाएंगे, z रिटर्न कराना है, हमने अभी रिटर्न के लिए काम नहीं किया है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को, देखो कोई एरर नहीं है, और आप आउटपुट में क्या देख पा रहे हो, 20। काम कैसे कर रहा है वो चेक करने के लिए हम यहां पे आउटपुट स्क्रीन ले लेते हैं, राइट। और क्योंकि हम वॉच विंडो भी ले सकते हैं, आज हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे वॉच विंडो लेते हैं, और इस वॉच विंडो को हम कहते हैं कि इसके पास वैल्यू रहेगी एक्स डॉट ए की, के डॉट ए की, और सिंपली ए की, राइट। चेक करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू रह रही है। प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करते हैं। वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन, देखो 20 आउटपुट से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, राइट। ए की वैल्यू 10, देन अगेन y के लिए कॉल हुआ 10, z के लिए कॉल हुआ और 10, z की भी वैल्यू आ गई। अब जब आप लिखते हो x डॉट एड, यानी ये x ऑब्जेक्ट के लिए एड कॉल हो जाता है। जैसे ही कॉल होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास k डॉट ए की वैल्यू भी 10 है और करंट a की वैल्यू 10 है। ये करंट a किसका है, ये x डॉट ए का 10 और k डॉट ए का 10, ये दोनों ऐड होके किस में स्टोर हो जाएंगे, a के अंदर। तो a की नई वैल्यू अपडेट होके कितनी हो जाएगी, 20। कैन यू चेक एट द वॉच विंडो, क्लियर। अब जब मैं सी आउट करके इसको प्रिंट कराता हूं, तो मुझे x डॉट ए में x डॉट ए की वैल्यू अपडेट हुई थी, तो x डॉट ए में 20 देखने को मिलती है। चेक करते हैं, क्लियर हुआ, समझ आ गया आपको मेथड। चलो अब हम, सर आप तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे थे और आप यहां पे क्या कर रहे हो, आपने सिंपल ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। फ्रेंड्स दैट इज द सीक्रेट। अभी आप देखो ये ऐड फंक्शन किस तरह से प्लस ऑपरेटर की तरह काम करेगा। अगर इस ऐड वर्ड की जगह पे मैं लिख दूं ऑपरेटर प्लस, रूल तो यही है ना, ऑपरेटर कीवर्ड के साथ प्लस साइन, दैट इज ऑपरेटर हो गया। और इसी को हम नीचे जाके वापस कॉल कराना चाहें, तो मैं लिख दूं ऑपरेटर प्लस, मेथड कॉल हो जाएगी। क्या काम करेगा, चेक करो, विल गो लाइन बाय लाइन अगेन, सी इट इज वर्किंग, मेथड सेम, आउटपुट आएगा क्या, यू कैन सी आउटपुट इज 20। यानी अगर मैं ऐड की जगह ऑपरेटर कीवर्ड और प्लस साइन लगा दूं तो ये सिमिलर हो गया। अच्छा एक बात समझो, अगर मैं यहां पे डायरेक्टली लिखूं x प्लस वाई, तो क्या ये नहीं वर्क करेगा, बटोवे से वर्क करेगा। सी यू गॉट द सेम आउटपुट। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे लिए रिटर्न करे, क्योंकि मुझे डेटा कहां स्टोर कराना है, z में। क्या रिटर्न करे, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, बट ऑब्वियस है ना, तभी तो वो z में जाएगा। तो मैं इसे बोलता हूं भाई आप ए टाइप का डेटा रिटर्न करोगे, गॉट इट। और फिर मैं यहां पे आता हूं, एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, ए स्पेस टेम्प। अब अगर मैं बोलूं टेम्प डॉट ए, मतलब ये जो वैल्यू अपडेट होगी किस में अपडेट होगी, टेम्प डॉट ए के अंदर, और उसके बाद मैं बोल दूं रिटर्न
टेम्प, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट टाइप का। और अगर मैं यहां जाके बोल दूं कि भाई z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर मैं यहां बोलूं कि मुझे z डॉट ए की वैल्यू शो करो, चेक करो, लाइन बाय लाइन चेक करके देख लेते हैं। वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं, तीनों क्लास टाइप के वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, तीनों के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट इज तीनों बार ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देखो रिटर्न टाइप ए, यानी क्लास टाइप का ही डेटा रिटर्न होना है, और यहां से ए टेम्प कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब बट ऑब्वियस है टेम्प में की वैल्यू 10 हो जाएगी, बट ये हमारे लिए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आगे a प्लस के डॉट ए आपने मेंशन किया हुआ है, फिर रिटर्न टेम्प, डेटा कहां जाएगा? z में, इसीलिए z डॉट ए जब आप कॉल कराओगे तो आपको 20 शो करेगा। सर ये वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रही है, नो इश्यू। हम क्या करते हैं, हम इसी को चेंज करके कर देते हैं गेट डेटा, राइट। अब तो ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा, अब ये कब कॉल होगा? जब इसे कॉल किया जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं वॉइड गेट डेटा, और इसको हम बोलते हैं यूजर से वैल्यू लो, सी आउट एंटर वैल्यू, सी इन एज एन ऑब्जेक्ट, और यहां पे ए की वैल्यू इनिशियलाइज करा लेते हैं, राइट। अब एक्स वाई जेड में हम पहले एक्स डॉट गेट डेटा कॉल कर देते हैं। गेट डेटा मेथड एक्स के लिए कॉल हो गया, एक्स डॉट सॉरी, फिर वाई डॉट गेट डेटा कॉल करा लेते हैं, राइट। सारी चीजें हो गई। आप चाहो तो शो मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो, एक सिंपल सा मेथड बना दो, वॉइड शो। क्या काम रहेगा शो मेथड का? मुझे डेटा शो करना, तो सी आउट ए की वैल्यू, ओके, थोड़ा सा एंडल वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कर्सर न्यू लाइन में आए। डन। इतना आसान है फ्रेंड्स, ओवरलोडिंग। क्या करना था? मुझे एक सिंपल फंक्शन बनाना था और उसकी जगह पे ऑपरेटर प्लस कीवर्ड यूज कर लेना था। मल्टीप्लाई करना होगा तो ऑपरेटर मल्टीप्लाई यूज कर लेना है, सर डिवाइड कर ऑपरेटर डिवाइड यूज कर लेना है ना। थोड़ा सा लॉजिक यूज करोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे ये सी आउट जेड डॉट ए की जगह पे लिख देते हैं क्या, जेड डॉट शो। क्या ये अभी भी वर्क करेगा? चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन हुई, एंटर वैल्यू 20, 44, 64, एडिशन हो क्या आया, यानी रिटर्न भी कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, मेंबर फंक्शन। किसके लिए? बाइनरी ऑपरेटर के लिए। अब अगर यही काम यूनरी ऑपरेटर का होता तो क्या करते आप? माइनस। फिर मुझे ये पैरामीटर पास करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। ये जितने भी हमने तामझाम किए थे, हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों? बताता हूं। ऑपरेटर माइनस क्या करना है, ए की जो भी वैल्यू हो उसको माइनस ए से रीइनिशियलाइज करा देना है। डन। अब एक्स डॉट गेट डेटा, इसके बाद अगर आप रिटर्न कराते तो, बट अब यहां पे तो रिटर्न कराना नहीं है हमें, राइट। हम इसे कर देते हैं वॉइड, और यहां पे जाके एक्स डॉट गेट डेटा के बाद क्या करेंगे, माइनस एक्स। डन। और यहां लिख देते हैं एक्स डॉट शो, चेक करते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। प्रोग्राम रन हुआ, सपोज आई एंटर 20, आई एम गेटिंग -20। यूनरी के लिए भी काम कर रहा है। अब याद करो, मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हो और आप यूनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आपको कोई पैरामीटर पास नहीं करना है। सी आई हैवंट पास्ड एनी पैरामीटर ओवर हियर। क्यों? बिकॉज यहां पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वही मेरे लिए मेथड को कॉल कर ले रहा है। क्लियर हुआ? बाइनरी में मुझे एक पैरामीटर सेकेंड ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए करना पड़ता है।
कितना इजी था ना फ्रेंड्स ऑपरेटर ओवरलोड करना। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप खुद से फ्रेंड फंक्शन ट्राई करोगे। अगर आपको फ्रेंड फंक्शन से नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओगे एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर इट। बट यूनरी बाइनरी के सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड करना आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आप जो ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हो, उससे जो भी काम कराना चाहते हो, उसके लिए पहले एक सिंपल फंक्शन बना लो। एक बार फंक्शन बन जाता है तो जहां पे आपने फंक्शन का नाम लिखा है उसकी जगह ऑपरेटर और वो ऑपरेटर ही डिफाइन कर दो। फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो प्लस लिख दो ऑपरेटर कीवर्ड के साथ, माइनस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो तो माइनस लिख दो। अगर आप इनपुट ले रहे हो, इनपुट ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो, तो पहले इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाओ और बाद में इनपुट ऑपरेटर पे काम करो। होप आपको ये सीक्रेट ट्रिक या ये मेथड समझ में आया होगा। लर्निंग के लिए एकदम इजीएस्ट वे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए ये हो सकता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो हमने थियोरेटिकली समझा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को रीडिफाइन करना, बट ऑलवेज रिमेंबर उसका एक्चुअल बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर विद दिस फ्रेंड्स? Thanks a lot, friend. Keep learning, keep growing. If you have difficulties, you must ask us. आप कमेंट्स में मुझे डाउट पूछ सकते हो, आप पर्सनली मिलके मुझे डाउट पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल्स पे डाउट पूछ सकते हो। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। आज का थॉट फ्रेंड्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।